नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या पूरे देश में इस साल दूसरी बार चर्चा और सबसे कारण बनी हुई है, क्योंकि इस बार चर्चा के केंद्र में होने का कारण यह है कि यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। चलिए आइए देखते हैं, अपन कुछ क्लिपिंग देखते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और इस बात से संत समाज भी दुखी है दोस्तों, कुछ वोटर भी दुखी है, कुछ अयोध्यावासी भी दुखी है कि आखिर ये हो कैसे गया। चलिए आइए देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ा। इस खबर ने रामायण के एक प्रसंग की याद दिला दी। कहते हैं कि चलता चलाते के स्वर में भगवान का स्वर होता है। सब जो कहे उसे सच मान लेना चाहिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है महाराज? यही कि जो जनता कहे उसे सच मान लेना चाहिए। नहीं सीते, नहीं, तुम इस जनता को नहीं जानते। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है, परंतु यदि राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े तो वो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेती है। एक दलित को यहां से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा। 6 दिसंबर 1992 का वो कालिख जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। हारे ही विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, हारे हुए विधायक, इन सब लोगों ने मिल करके यहाँ दुकान बना हुआ था, अयोध्यावासी से परेशान थे। उसके बाद में हम लोग गए कि हम लोग को दुकान दिया जाए, तो लल्लू सिंह बताए कि हमेशा राज बदलता है, आज अभी तुम लोग कमाए हो, कोई और कमाएगा। जितने गुजरात के आ रहे हैं काम उनको मिल रहा है, अयोध्यावासियों के कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अहंकार तो रावण का टूट गया था, रावण चला गया था, दूसरे रावण ये हो गए थे, तो इनका भी श्री रामचंद्र जी ने जो है बध कर दिया अयोध्या में। नारा दिया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम इनको छोड़ के चले गए, इसलिए इनका हारना बहुत जरूरी था। अहंकार था कि जो राम के ठेकेदार बनते थे कि राम को हम लाए हैं, राम ने उनको दिखा दिया कि आप हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं। राम जी ने इन्हें शराब ही दे दी है। पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स में भगवान को लिया है, राम को लिया है, ये क्या है? सिर्फ राम मंदिर और धर्म के नाम पे कितने दिन राजनीति चलेगी? अयोध्या तो हारने था, ये तय था। राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़े हैं, लेकिन अयोध्या में ही हार गई है। कि आप राम को नहीं लाए थे, राम खुद आपको लाए थे। मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने जीएसटी काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको? भाई 400 सीट मांगी थी, देश को भी तो जीएसटी ले रहा है ना ये। तो आप उनको परमात्मा से मिलना चाहिए, यहाँ बेकार धरतीवासियों को कोई काम नहीं है उनके पास। उनको सनातन जाना चाहिए, वहाँ बढ़िया जंगल तपस्या करना चाहिए। और सबको पता है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो किस किस को बुलाया। यूपी में क्यों नहीं है? कि यूपी तो मेन गढ़, राम मंदिर देने के बावजूद भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब धर्म के नाम पे वोट मांगो, मतलब राजनीति नहीं चलेगी, वैसे धर्म के नाम पे नहीं चलेगा। जिसकी थाली में गया उसकी थाली में छेद किए, ये कलयुग है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खाली अपनी सरकार बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाया था उसने, मंदिर के नाम पे अपनी फैक्ट्री बनाया था। चाहे हिंदू मुसलमान किसी भी कौम का हो, उसने सिर्फ खाया है, किसी को खिलाया नहीं। राम मंदिर अपने पैसे से बनाया क्या? आम पब्लिक के पैसे से राम मंदिर बनी है, वो नहीं मिला, इसके लिए वहाँ की जनता ने इनसे बदला लिया। दोस्तों, अयोध्या पूरे देश में इस साल दूसरी बार चर्चा और बहस का सबसे कारण बनी हुई है, क्योंकि इस बार चर्चा के केंद्र में होने का कारण यह है कि यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया।
चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार यहाँ के लोगों को बुरा भला सुनने को मिल रहा है। उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि आप इनसे प्रसाद भी न खरीदें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा का इतिहास रहा है दोस्तों कि कोई भी सांसद तीसरी बार यहाँ से विजय प्राप्त नहीं कर सका। अगर अपन इसके 2 बार सांसद होने की बात करें तो तीसरी बार यहाँ का सांसद जो किसी भी बहुमत को लेकर आ नहीं सका, इसकी राजनीति ही खत्म हो गई उस व्यक्ति की। चाहे वो फिर सैन यादव रहे हो, निर्मल खत्री रहे हो, विनय कटियार रहे हो, अब लल्लू सिंह भी इन्हीं की लिस्ट में शामिल हो गए जो 2 बार सांसद रहे और तीसरी बार यहाँ से विजय प्राप्त नहीं कर सके। दोस्तों, भारतीय जनता यह मान के चल रही थी कि अयोध्या सीट पे हमको हारना तो नामुमकिन है। इसका विशेष कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे सपोर्टर्स पूरे देश को जीतने का आश्वासन लिए बैठे थे। उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। अब इस बात को लेकर नतीजों के बाद पूरी तरह से महाभारत छिड़ी हुई है कि आखिर हम ये सीट हार कैसे गए। अखिलेश यादव के हाथ में फैजाबाद की ऐसी कौन सी नस आ गई जिसे नरेंद्र मोदी भी पहचान नहीं पाए। लेकिन इससे पहले आप ये मान के चलिए कि अयोध्या के बारे में आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वो बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। इन सब बातों का कारण यह है कि अयोध्या में 3-4 महीने पहले भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन को लेकर जितना भी यहाँ डेवलपमेंट किया गया, शहर की सड़कों से लेके हवाई अड्डों से लेके बाकी अलग अलग जगहों को बेहतरीन और भव्य रूप दिया गया। और ये भी जानते हैं कि अयोध्या की बढ़ती लोकप्रियता और खूबसूरती को लेके पूरी दुनिया और देश भर में बात शुरू हो गई थी कि इतना अच्छा शहर बना दिया गया। और भारत के लोगों ने यह पक्का मान लिया कि भारत के चुनाव नतीजे में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट को कभी हार ही नहीं सकती, उनको हराना नामुमकिन है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, अर्थात यह कहा जाता है कि दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। अब भारतीय राजनीति में तो ये बात सही है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आनी थी वो सीटें नहीं आ पाई। उसके कई कारण हैं। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे और इसी सीट के बाद पूरे देश की नज़र एक सीट पर गड़ी हुई थी, वो फैजाबाद लोकसभा सीट थी। यही कारण था कि इन सीटों पर निकलना भाजपा को बहुत आसान लग रहा था। अयोध्या का नाम आते ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के सभी ने सोच लिया था कि जिस जगह योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साथ मिलकर कुछ ही महीनों में इसे स्वर्ग जैसा बना दिया, वहाँ के लोग तो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे ही नहीं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी कि अयोध्या की सीट हम हार ही नहीं सकते। और योगी आदित्यनाथ का इतना अच्छा मैनेजमेंट था कि उन्होंने सोचा कि ये सीट तो हम बिल्कुल जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन इतनी सभाओं के बाद में भी जो समाजवादी की पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने 54,562 वोटों से भारी अंतर से बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद अयोध्या प्राथमिकता में रही है। दोस्तों, केंद्र और प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए की योजनाएं यहाँ पे तस्वीर बदल दी। इसके बावजूद लोगों की नाराजगी भर गई, जिसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उसके मंत्री भाप नहीं सके। इसके पीछे मुख्य वजह ये सामने आ रही है कि इनमें जनप्रतिनिधियों का स्थानीय जनता से दूरी। अभी तक हम इतना बड़ा हो गए हैं लेकिन अभी तक लल्लू सिंह का प्रत्यक्ष रूप से चेहरा नहीं देख पाए। और जो लल्लू प्रसाद है, एक दिन मतलब उनके बेटे मेरे गाँव गए थे तो बोले भैया हाँ कि वोट देना, तो हम बोले ठीक है वोट देंगे, लेकिन कोई मुद्दा है। हम खुद टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हम खुद इको गार्डन गए थे, वहाँ मार के भगाया गया। हम लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि अभी आगे जो चुनाव फिर से होगा 2026 में शायद मुख्यमंत्री का 27 और 26 जो भी है, अगर वो जो शिक्षक भर्ती है या यूपी पुलिस का पेपर है या अदर जो भी वैकेंसियाँ अगर नहीं देंगे ना तो शायद यहाँ से योगी भी जी शायद हट जाएंगे। लल्लू का एक बयान था कि अगर हमारी सरकार बहुमत से आती है तो हम संविधान बदल देंगे। वो जरूरी नहीं था ये उस समय बयानबाजी देने का, बाद में कर देते। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी हो सकता है शायद। मैं साक्षी श्रीवास्तव, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार को 272 तो भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। सड़क चौड़ाईकरण में तोड़ी गई दुकानें, मकान, उनका प्रॉपर मुआवजा उनको नहीं मिल पाया। दोस्तों, वितरण में अनियमितता रही। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है दोस्तों, यदि इनका कहना है कि मुआवजे में अनियमितता थी, उसकी नाराजगी की वजह से अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया। हमारा 85 साल का है,
अब देखिए मकान टूट रहा है। और हम लोग कहाँ से बेचेंगे, बाहर में टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ से बेचेंगे वो कहाँ। दोस्तों हम ये कैसे मान सकते हैं, लेकिन जब पांचों विधानसभा में अगर अयोध्या का नाम आता है दोस्तों, तो अयोध्या में योगी जी वोट में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों आपको वहाँ की जनता ने 4000 की लीड दी है दोस्तों प्रॉपर अयोध्या से, लेकिन जो बाजू की जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे उनका जो फैजाबाद में सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के अलावा 4 विधानसभा क्षेत्र और है दोस्तों, जिसमें दरियाबाद, रुदौली, मलकीपुर, बकापुर और अयोध्या मिला के 5 विधानसभा सीटें थी दोस्तों। तो जिसमें से 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को बढ़त नहीं मिली। लेकिन अभी आप ये मान के चले कि जो प्रॉपर अयोध्या के लोग बोल रहे हैं ना कि अयोध्या के लोगों ने वोटिंग दिया, वो बात गलत है दोस्तों। अयोध्या लोगों ने तो 4000 वोट की लीड दी है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वोट के मत की बात करें तो कुछ लोगों के 13 कैंडिडेट यहाँ से खड़े थे दोस्तों। 13 कैंडिडेट के खड़े होने के कारण क्या हुआ कि वोट का कुछ बंटवारा हो गया, लेकिन बीएसपी का जो कैंडिडेट खड़ा था उसने भी इसमें चुनाव पे थोड़ा सा असर डाला दोस्तों। अगर अपन इतिहास की तरफ चलते हैं तो सबसे ज़्यादा 4 बार कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या से जीत हासिल की दोस्तों, और इस बार ज़्यादातर सीटें नहीं कर पाई। इस बार लल्लू सिंह के पास ये मौका था कि वो तीसरी बार विजय हो सकते थे दोस्तों, लेकिन वो लल्लू सिंह की बढ़ती दूरियाँ, वोटरों से न मिलना, अयोध्या में भाजपा के लल्लू सिंह ने 4000 वोट से लीड मिली थी दोस्तों। ये बात तो सही है, तो अपन अयोध्या के वासियों को दोष नहीं दे सकते दोस्तों। इस बढ़त को अगर लल्लू सिंह आगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भुना लेते तो शायद वो चुनाव जीत सकते थे। अब हुआ ये कि अखिलेश यादव ने उम्मीदवार को मैदान में उतारने के साथ साथ इस समीकरण को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था प्रयास किया था। भाजपा का पूरा नेतृत्व से तो एक ही जगह लगा था कि हमने यहाँ मंदिर बना दिया, पूरा का पूरा उनका कॉन्सेंट्रेट जो था वो मंदिर पे टिका हुआ था, जबकि अखिलेश यादव ने जमीनी मुद्दों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। इसके जरिए उन्होंने मुस्लिम आबादी को, खासतौर पे पिछड़ी जातियों को, ओबीसी को, SC/ST जातियों को, उनको सबको एक साथ एकजुट होने का प्रयास किया। और उसके जरिए उन्होंने अवधेश प्रसाद सिंह जो उन्होंने चेहरा वहाँ पे दिया था, वो भी उनके समाज की बहुतता, अनुसूचित जनजाति जाति की बहुतता होने के कारण उनको जाति का भी उससे थोड़ा सा फायदा मिला दोस्तों। यदि अवधेश प्रताप सिंह की समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनको 48.6% वोट मिले हैं दोस्तों। इसमें 5,54,289 वोट मिले हैं। लल्लू सिंह की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, इनको 43.8% वोट मिले दोस्तों, जो 4,99,722 थे। और सच्चिदानंद पांडे जी की अगर बात करते हैं, ये बहुजन समाजवादी पार्टी से इनको 4.1% वोट मिले हैं। इन्होंने 46,407 वोट लिए हैं। और अरविंद सिंह की अगर बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्तों, तो इन्होंने 3% वोट मिले हैं इनको, 15,667। तो कहीं ना कहीं इन वोटों का जो मार्जिन है दोस्तों, इन दोनों ने भी मुख्य भूमिका निभाई है बीजेपी को हराने में दोस्तों। मैं अपने चैनल पावर ऑफ सनातन संस्कृति पर इस प्रकार आपके लिए उपयोगी, अनसुनी, अनदेखी, अनकही जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।